ऑडिट और ऑडिटर ये कौन होते हैं ऑडिटर्स, और कैसे ऑडिट की जाती है कंपनीज के अंदर, इन सब का प्रोविजन आज अपने रिवीजन करने वाले हैं। दिस इज बेनिफिशियल फॉर ऑल द सीए, सीएस और सीएमए स्टूडेंट्स एज वेल एज एलएलबी स्टूडेंट्स। आप सबके लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज अपने कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं फ्रॉम द मेन नोट्स ऑफ ऑडिट एंड ऑडिटर्स। ऑलराइट, तो चलिए शुरुआत करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की। फर्स्ट ऑफ ऑल आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम सी एस प्रवेश। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू नो कि सारी की सारी चीजें हम किस तरीके से आगे करने वाले हैं। सो दिस इज द रिवीजन लेक्चर। सो लेट्स स्टार्ट। चैप्टर 10 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर किसके बारे में बताया गया है, ऑडिटर एंड ऑडिटर्स के बारे में बताया गया है। इसके अंदर टोटल 139 से 148 यानी कि टोटल 10 सेक्शंस हैं, ठीक है, जिसके बारे में आज अपने बहुत अच्छे समझेंगे। और साथ ही साथ कुछ यहाँ पे रूल्स हैं जो कि कंपनी ऑडिट एंड अकाउंटेंट रूल्स 2014। ऑलराइट, चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर किस तरीके से की जाती है। अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर डिफाइंड अंडर सेक्शन 139 ऑफ द कंपनीज एक्ट, जिसके अंदर बोला गया है, साथ ही साथ इसके हमें सबसेक्शन 1 रीड अलोंग विद द रूल नंबर 3, रूल नंबर 4 ऑफ द कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर रूल 2014। ठीक है, तो रूल्स आपको याद रखने की इतनी आवश्यकता नहीं है कि हमें एग्जाम में वो लिखनी ही मेंशन जरूरी है, लेकिन बेसिकली जरूरी क्या है, जरूरी है आपको इस सेक्शन का नंबर याद रखना। ठीक है, चलिए जैसे कोई भी कंपनी अगर कोई ऑडिटर रखना चाहती है ना, तो ऑडिटर रखने के दो तरीके हो सकते हैं कि या तो वो किसी इंडिविजुअल को ऑडिटर रखे, है ना, कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति क्या हो सकता है, ऑडिटर हो सकता है, या वो फर्म को क्या करे, हायर करे एज अ ऑडिटर ऑफ अ कंपनी। ठीक है, तो इंडिविजुअल और फर्म इन दोनों के जो प्रोविजन है वो सब अपने देखने वाले हैं। कोई भी कंपनी जब बनती है तो कंपनी बनते ही विद इन 30 डेज क्या बनाना पड़ेगा, उनको ऑडिटर बनाना पड़ेगा। कितने दिन के अंदर अंदर, 30 डेज के अंदर अंदर क्या बनाना पड़ता है, ऑडिटर बनाना पड़ता है, ऑडिटर को अपॉइंट करना पड़ता है। और वो ऑडिटर कब तक रहने वाला है, वो ऑडिटर रहने वाला है फ्रॉम द फर्स्ट एजीएम, अपॉइंट होने के बाद 6th एजीएम तक वो क्या रहेगा, अपॉइंट होके रहेगा। ठीक है, तो क्या आपको चीज समझ में आई? हम रिवीजन करते हैं फिर से कि जो भी कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है उसके अंदर बेसिकली दो प्रकार से क्या रखे जा सकते हैं, ऑडिटर रखे जा सकते हैं। सबसे पहला तरीका हो गया जिसके अंदर इंडिविजुअल की बात होती है, दूसरा तरीका हो गया कि हम बात करते हैं फर्म की। अब अपने बात करते हैं टेन्योर की, तो टेन्योर किस तरीके से रहने वाला है, तो फर्स्ट एजीएम के अंदर जैसे जो सबसे पहला ऑडिटर, जैसी कंपनी बनी बनते ही ऑडिटर को अपॉइंट किया गया, वो तो फर्स्ट एजीएम तक रहेगा। ठीक है, और फर्स्ट एजीएम में जब कोई ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है तब वो ऑडिटर 6th एजीएम तक आपका रहता है, यानी कि 5 इयर्स तक। कितने टाइम तक, 5 साल तक उसको ऑडिटर को सर्विसेज वहां पे वो देता है। इसके बाद नेक्स्ट अगर अपने बात करें किस तरीके से ऑडिटर का सिलेक्शन किया जाता है, अब वो जानना बहुत जरूरी है। देखिए ऑडिटर का सिलेक्शन करने के लिए बेसिकली दो बातें होती है। सबसे पहला जो बात होती है वो होती है ऑडिट कमेटी बताएगी, दूसरा ऑडिटर का नाम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद अपनी मर्जी से डिसाइड कर लेंगे। अगर बात करें ऑडिट कमेटी की, तो ऑडिट कमेटी कौन सी कंपनी को रखनी जरूरी होती है उसका टर्म एंड कंडीशन अपने यहाँ में मेंशन किया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले ये भी जान लेते हैं कि ऑडिट कमेटी कहाँ रखनी जरूरी है, तभी अपने समझेंगे इस प्रोविजन को कि भाई ऑडिट कमेटी ने किस तरीके से किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट को किस तरीके से वो क्या कर सकती है, ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं। सेक्शन 177 रीड विद द कंपनी मीटिंग ऑफ द बोर्ड एंड इट्स पावर रूल 2014। ऑडिट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाते हैं। इन केस ऑफ कौन सी कंपनी में, कौन से केस में बनाना पड़ेगा, अगर लिस्टेड कंपनी है तो, या फिर कंपनी कौन सी है, पब्लिक कंपनी है, और ऐसी कंपनी है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर है, पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ प्लस है, या फिर और वर्ड यूज यहाँ पे हुआ है, और उसका टर्नओवर 100 करोड़ है, या फिर उसने टोटल आउटस्टैंडिंग लोन्स, बोरोइंग, डिबेंचर्स 50 करोड़ रुपीस के जारी कर रखे हैं। अगर इन तीनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो उनको एक ऑडिट कमेटी बनानी ही पड़ेगी। ऑडिट कमेटी एक बेसिकली वो कमेटी होती है जो सभी के सभी ऑडिट्स करते हैं, जो सब एक ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं, जो ये पूरे के पूरे फाइनेंशियल्स डाटा को मेंटेन करते हैं, सब चीजों को ध्यान रखना उनका बेसिकली काम रहता है। लेकिन ऑडिट कमेटी जब भी ऑडिटर को अपॉइंट करेगी तो ऑडिट कमेटी रिकमेंड करेगी, क्या करेगी, रिकमेंड करेगी कि हम एक इस इंडिविजुअल को क्या रखना चाहते हैं, ऑडिटर रखना चाहते हैं। और ये बात किसको बताएगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उनकी चाहे तो रिकमेंडेशन माने, चाहे तो बोले यस और चाहे बोले नो,
नो बोले गए तो उनको रीजन जरूर स्पेसिफाई किया जाएगा कि आपको इस कारणवश से रिजेक्ट किया जाता है, इस ऑडिटर को इस कारणवश से रिजेक्ट किया जा रहा है, आप फिर से क्या करिए, इस ऑडिटर को आइडेंटिफाई करिए, हम नए ऑडिटर की क्या है तलाश के अंदर वापस जुड़ जाएंगे। तो जरूरी नहीं है कि ऑडिट कमेटी ने अगर कोई चीज रिकमेंड कर दी है तो उसको मानना ही पड़ेगा, ये चीज की जरूरी भी नहीं है। तो रिवीजन करते हैं, सबसे पहला क्या है, लिस्टेड कंपनी, दूसरा कंपनी पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी के तीन पार्ट है, पेड अप शेयर कैपिटल कितना होना चाहिए, 5 करोड़ से ज्यादा, अगर कंपनी ने 10 करोड़ से ज्यादा, अगर कंपनी ने टर्नओवर उसका 100 करोड़ से ज्यादा है, या फिर कंपनी का आउटस्टैंडिंग लोन बोरोइंग डिबेंचर्स कुछ भी है और वो अगर 50 करोड़ से ज्यादा है, तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, डेफिनेटली वहां पे ऑडिट कमेटी लगानी ही पड़ेगी, अपॉइंट करनी ही पड़ेगी, और एज पर सेक्शन 177। इसके बाद बात करें ऑडिट कमेटी रिकमेंड क्या करती है, ऑडिट कमेटी रिकमेंड करती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, उसके बाद वो एक्सेप्ट कर सकते हैं और रिजेक्ट कर सकते हैं, और रीजन जरूर कंसीडर करेंगे कि हमने किस वर्ष किस कारणवश वहां पे रिजेक्शन दिया है। अगली बात कर लेते हैं, अगली बात करें कि बिफोर द अपॉइंटमेंट एक रिटन कंसेंट जो होगी ऑडिटर की मस्ट भी ली जाएगी। एक ऑडिटर क्या देता है, रिटन कंसेंट देता है कि ठीक है मैं इस कंपनी की ऑडिट करने के लिए तैयार हूं, अगर किसी केस के अंदर वो मना कर देता है तो उस केस में ऑडिट नहीं होगी। ऑलराइट, तो वो बंदा ऑडिट करने के लिए उसने मना कर दिया। तो सबसे पहली बात है, कंपनी जो भी कंसर्न ऑडिटर होता है, जैसे ही वो अपॉइंट होता है उनको एडीटी 1 एमसीए के पोर्टल के ऊपर क्या फाइल होता है, एडीटी 1 फाइल करना पड़ता है टू रजिस्टर विद इन 15 डेज फ्रॉम द मीटिंग ऑफ द ऑडिटर ऑफ अपॉइंटमेंट। जिस वक्त वो ऑडिटर अपॉइंट हुआ है उसके 15 डेज के अंदर अंदर, जिस वक्त वो ऑडिटर अपॉइंट हुआ है उसके 15 डेज के अंदर अंदर किसको बताना पड़ता है, रजिस्ट्रार को बताना पड़ता है एडीटी 1 के अंदर कि हाँ भाई हमने हमारी कंपनी के अंदर ऑडिटर को अपॉइंट कर लिया है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। ठीक है, क्या आपको सब चीज समझ में आ गई है? ठीक है, ओके। द मैक्सिमम टेन्योर ऑफ द लेंथ ऑफ द इंडिविजुअल और फर्म, ध्यान से समझिए, बहुत ही आसान टॉपिक है। अगर मान लीजिए किसी हम इंडिविजुअल को हायर कर रहे हैं, तब उस केस के अंदर हम इंडिविजुअल को 5 साल तक क्या कर सकते हैं, ऑडिटर अपॉइंट रख सकते हैं, फिर 5 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड आएगा, फिर हम फिर से उसको क्या कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं एज ए ऑडिटर। लेकिन अगर कोई फर्म की बात करें तो पहले 5 साल तक हम उसको क्या कर सकते हैं, ऑडिटर अपॉइंट, देन उसके बाद फिर से 5 साल तक हम उसको ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई फर्म है तो फर्म के केस में हम उसको 10 साल तक क्या कर सकते हैं, ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं कंटिन्यूअसली कॉन्जिक्यूटिवली। लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल है तो उस केस में उसको 5 इयर्स तक क्या कर सकते हैं, ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं, फिर उसके बाद उसका क्या आ जाएगा, कूलिंग ऑफ पीरियड। ठीक है, कूलिंग ऑफ पीरियड उसका 5 इयर्स तक रहने वाला है, देन आफ्टर वो फिर से अपॉइंट किया जा सकता है। क्या आपको चीज समझ में आई? चलिए अपने देख लेते हैं यहां पर। तो 139 सब सेक्शन 2 प्रोवाइड दैट ये जो ऑडिट कमेटी वाली कंपनीज होती है, ठीक है, इसके साथ ही अगर मैं बात करूं, ऑडिटर शैल नॉट अपॉइंट और रीअपॉइंट, किस केस के अंदर, इंडिविजुअल के केस के अंदर, नॉट मोर देन 1 टर्म ऑफ 5 consecutive ईयर, कि एक बार वो 5 साल के लिए हो गया तो दोबारा वो वहां पे नहीं होगा, कंजिक्यूटिव नहीं होगा। ठीक है, और 2 टर्म्स ऑफ 5 consecutive years, ये किसकी बात कर रहे हैं अपने, जब अपने बात करते हैं कंपनीज के अंदर फॉर्म्स को अपॉइंट करने की। ठीक है, तो बेसिकली कूलिंग ऑफ पीरियड की अगर मैं बात करूं, फॉर 5 ईयर फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ द टर्म, 5 साल का यहाँ पे क्या रहने वाला है, कूलिंग ऑफ पीरियड रहने वाला है, और यहाँ पे भी 5 इयर्स का क्या रहने वाला है, कूलिंग ऑफ पीरियड, और 5 साल बाद वो क्या हो जाते हैं, रीअपॉइंट हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं इनकमिंग डायरेक्टर्स की, तो सॉरी इनकमिंग ऑडिटर्स की, तो जो भी नया ऑडिटर होगा वो पुराने ऑडिटर का कोई भी रिलेटिव नहीं होना चाहिए, कोई भी प्रकार का नेटवर्क नहीं होना चाहिए उन लोगों के बीच में, किसी प्रकार का ऐसा नहीं है कि उसी की फर्म से ही क्या किया गया है, अनदर ऑडिटर अपॉइंट किया गया है, वो पार्टी बिल्कुल अलग होनी चाहिए, किसी प्रकार से पुराने व्यक्ति से कैसे भी प्रकार का कोई भी कनेक्शन नहीं होना, जैसे इंडिविजुअल का कोई रिलेटिव है या इंडिविजुअल का कोई भी जानकार है या इंडिविजुअल के साथ ही वो पढ़ा या साथ ही उसकी फर्म है, ऐसा ऐसा कोई व्यक्ति वहां पे क्या नहीं होना चाहिए, कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। तो ये सबसे बड़ी बात है, अगर ऐसा होता है तो सेम नेटवर्क अगर होता है तब उस केस के अंदर उसको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। ठीक है, वो एलिजिबल नहीं माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। सबसे पहली बात करेंगे फर्स्ट ऑडिटर की। फर्स्ट ऑडिटर का मतलब क्या हुआ, जैसे कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, इनकॉर्पोरेट होते ही कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को 30 दिन के अंदर अंदर, जिस दिन से रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिस दिन से रजिस्ट्रेशन हुआ है उसके 30 दिन के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा, एक ऑडिटर को अपॉइंट करना पड़ेगा। ऑडिटर जो होगा शैल होल्ड द ऑफिस अंटिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम, जो पहला सबसे पहला 30 दिन में जो कर रहे हैं वो फर्स्ट एजीएम के लिए क्या किया जाएगा, ठीक है, अपॉइंट किया जाएगा। देन उसके बाद इफ बोर्ड फेल टू एक्सरसाइज इट्स पावर, तो अगर वो फेल कर जाती है तब उस केस के अंदर इट शैल इन्फॉर्म द मेंबर, मेंबर को इन्फॉर्म करेगी। तो 90 डेज
ऑफ एक्स्ट्रा जनरल मीटिंग, तो ईजीएम को पॉइंट ईजीएम लगाई जाएगी, ईजीएम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग की जाएगी और ईजीएम के अंदर विद इन 90 डेज हमें क्या करना पड़ेगा, अपॉइंट करना पड़ेगा, ठीक है। और वो ऑडिटर जब ईजीएम में अपॉइंट हुआ है वो फर्स्ट एजीएम तक क्या करेंगे, होल्ड करेंगे। आई होप दिस इज टू मच क्लियर टू यू ऑल। कोई भी प्रकार का डाउट है तो यू कैन कमेंट और हम इसके बारे में डेफिनेटली आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। इफ यू कमेंट डेफिनेटली हम आपको मेल करेंगे, वो आप अपनी मेल आईडी वहां पे आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, द फर्स्ट ऑडिटर। अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट कंपनीज की, किसकी बात कर रहे हैं अपने, गवर्नमेंट कंपनीज की, तो उस केस के अंदर जो सीएजी है, कंटेम्पलर एंड ऑडिटर जनरल, ये क्या करते हैं विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या कर सकते हैं, एक ऑडिटर को अपॉइंट कर सकते हैं। किस केस में, जब गवर्नमेंट कंपनी हो या कोई ऐसी कंपनी हो जो कि किसके द्वारा डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल किसके द्वारा हो रही है, सेंट्रल या स्टेट या अदर गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल की जा रही है, ठीक है। अगर सीएजी फेल हो जाता है तो इसके अंदर बोर्ड जो है वो अपॉइंट करेगा ऑडिटर विद इन नेक्स्ट 60 डेज। तो 60 डेज के अंदर सीएजी, इसके अंदर फेल हुआ तो 30 डेज के अंदर, नेक्स्ट 30 डेज के अंदर कौन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अगर बोर्ड भी फेल हो जाता है तो वो अपने मेंबर को इन्फॉर्म कर देगा और कंपनी, मेंबर ऑफ द कंपनी विद इन नेक्स्ट 60 डेज क्या करेगी, अपॉइंट करेगी विद कॉलिंग ईजीएम। ईजीएम कंडक्ट होगी और ईजीएम के बाद क्या किया जाएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा अपॉइंट कर दिया जाएगा। ऑलराइट, चलिए इसके बाद बात करते हैं सब्सिक्वेंट ऑडिटर। सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स क्या होता है, सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स का मतलब क्या होता है कि जैसे पहले साल जो ऑडिटर अपॉइंट हुआ वो फर्स्ट ऑडिटर हो गया, पर उसके बाद जो ऑडिटर्स अपॉइंट हो रहे हैं उनको क्या बोलेंगे, सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स, ठीक है। किसी भी फाइनेंशियल ईयर के अंदर देखिए हर साल ऑडिटर को क्या करना पड़ता है, अपॉइंट करना पड़ता है, ठीक है। तो कंटेम्पलर एंड ऑडिटर जनरल अपॉइंट क्वालिफाइड ऑडिटर विद इन 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। जैसे 180 डेज आपका, जैसे फर्स्ट ऑडिटर का कॉन्सेप्ट की बात खत्म, सेकंड ऑडिटर की बात कर रहे हैं, जब अनदर ऑडिटर हमें अपॉइंट करना होता है तब उस केस के अंदर जैसे ही आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है मान लीजिए 23-24 या 24-25, जैसे 31 मार्च 2024 आया, ठीक है, तो उसके 180 डेज के अंदर अंदर यानी कि 30 सितंबर तक आपको क्या करना पड़ेगा, एक मीटिंग कंडक्ट करनी पड़ेगी और वहां पे आपको एक और ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, अपॉइंट करना पड़ेगा, ठीक है। और वो कब तक होल्ड करेगा, टिल द कंक्लूजन ऑफ द एनुअल जनरल मीटिंग। जो भी एनुअल जनरल मीटिंग होगी उसके अंदर वो क्या करेगा, तब तक वो क्या करेगा, उसको होल्ड करेगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ठीक है। 180 डेज सब्सिक्वेंट ऑडिटर की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर फर्स्ट ऑडिटर है तो 60 डेज, बोर्ड 30 डेज एंड देन आफ्टर 60 डेज फॉर द मेंबर्स। ऑलराइट, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब एक बात करते हैं कि कैजुअल वैकेंसी अगर हो गई तो क्या होगा, तो बोर्ड में फिल एनी कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द ऑडिटर विद इन 30 डेज। 30 दिन के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा, कैजुअल वैकेंसी को फिल करना पड़ेगा। कोई भी एनी ऑडिटर अपॉइंट कैजुअल वैकेंसी किस हेल्ड ओल्ड ऑफिस, जैसे कि मतलब क्या हुआ कि किसी व्यक्ति ने रेजिग्नेशन दे दिया या कोई भी व्यक्ति की डेथ हो जाती है, तो एक तरीके से अपने बोले कि वहां पे ऑडिटर की वैकेंसी क्रिएट हो गई। अब वैकेंसी क्रिएट हो गई है तो विद इन 30 डेज उसको फिल कर दो। जितना टाइम उस पुराने वाले ऑडिटर का बचा था उतने टाइम तक टिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग वो क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा टिल द नेक्स्ट एजीएम। वेयर सच वैकेंसीज गो थ्रू द रेजिग्नेशन, पहले केस में डेथ हो जाती है, अब इसके अंदर क्या है कि अगर वो रेजिग्नेशन कर रहा है तो सच अपॉइंटमेंट शैल बी अप्रूव्ड बाय द कंपनी इन द जनरल मीटिंग विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड, ठीक है। तो अगर वैकेंसी कारण है, अगर वैकेंसी कारण है, वैकेंसी का कारण ही रेजिग्नेशन है, अगर रेजिग्नेशन कारण है तो उस केस के अंदर ये जो अपॉइंटमेंट होगी वो कंपनी की जर्नल मीटिंग द्वारा अप्रूव होगी। इसका मतलब क्या हुआ, द कंपनी हैव टू आस्क देयर मेंबर्स आल्सो, ठीक है। तो कंपनी को स्पेशल जनरल मीटिंग के बुलवानी पड़ेगी और जो कि कन्वे होनी चाहिए विद इन 3 मंथ फ्रॉम द रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड। जैसे ही बोर्ड रिकमेंड कर देता है कि अब हम इसका जो रेजिग्नेशन है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक्सेप्ट होने के बाद नया रेजिग्नेशन, नए लोगों को, नए पर्सन को हम अपॉइंट कर रहे हैं, तब उस केस के अंदर उसके 3 मंथ के अंदर अंदर जनरल मीटिंग को कंडक्ट करो और जनरल मीटिंग कंडक्ट करने के बाद उस पर्सन को क्या कर लिया जाएगा, अपॉइंट कर लिया जाएगा, ठीक है। तो कैजुअल वैकेंसी हो गई है, किसी भी कारणवश कैजुअल वैकेंसी हुई तो 30 डेज के अंदर अंदर फिल करना है। लेकिन अगर रेजिग्नेशन किसी ने दे दिया है तब उस केस में हमारे पास टाइम कितना होगा, 3 मंथ्स। जिस दिन रेजिग्नेशन उसके 3 मंथ्स के अंदर अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, जनरल मीटिंग को कंडक्ट करना पड़ेगा एंड फाइनली वी हैव टू अपॉइंट देम। ओके, चलिए
कैजुअल वैकेंसी ऑफ द ऑडिटर शैल बी फिल्ड बाय सीएजी, वो भी 30 डेज के अंदर करना पड़ेगा। इन केस सीएजी डू नॉट फेल, मतलब फिल नहीं कर पाती, फेल हो जाती है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे, उसको फिल करेंगे विद इन नेक्स्ट 30 डेज। तो यहाँ पे 30 + 30 डेज का क्या है, प्रोविजन है। ठीक है, चलिए रीअपॉइंटमेंट ऑफ द रिटायरिंग ऑडिटर। अगर कोई ऑडिटर रिटायर हो चुका है कहीं से, मतलब उनकी एज 60+ हो गई है, तो क्या उनको रीअपॉइंट किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है, लेकिन कुछ केस के अंदर। पहला, वो डिस्क्वालीफाई ना हो जाए। दूसरा, ही इज नॉट गिविंग नोटिस इन राइटिंग टू द कंपनी ऑफ हिज अनविलिंगनेस, वो अपनी मंशा ऐसा कर दे कि नहीं मेरे को नहीं करना है काम, अगर वो ऐसा बोल देते हैं तो उनको रीअपॉइंट नहीं कर सकते। और स्पेशल रेजोल्यूशन पास ही नहीं हुआ, मीटिंग के अंदर सबने मना कर दिया, तो उस केस के अंदर हम क्या कर सकते हैं, उनको नहीं कर सकते अपॉइंट। ओके, और ऑडिटर अपॉइंट अंडर सेक्शन 139 में भी रिमूव्ड किए जा सकते हैं। कैसे? बिफोर द एक्सपायरी, अगर एक्सपायरी जैसे 5 साल की एक्सपायरी है, 5 साल से पहले पहले किस केस में रिमूव किए जाएंगे? अगर कंपनी का स्पेशल रेजोल्यूशन, ठीक है, कंपनी ने क्या पास कर दिया, स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दिया, आफ्टर ऑब्टेनिंग द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल ले ली, और सेंट्रल गवर्नमेंट की अब जो अप्रूवल है वो डेलीगेट कर दी गई है रीजनल डायरेक्टर यानी आरओसी को। ठीक है, आरओसी में एडीटी 2 फाइल करना है, एडीटी 2 फाइल करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑडिटर को रिमूव कर सकते हैं उस कंपनी से। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। ठीक है, तो इफ यू हैव any doubt you can ask me in the comment box and directly you can connect me. All right, application shall be made to the central government within 30 days from the resolution passed by the board. The company hold the general meeting within 60 days of receipt of the approval from the central gate for the passing the special resolution. यानी कि अगर किसी भी डायरेक्टर्स को किसी भी ऑडिटर को रिमूव करना है, तो रिमूव करने के लिए हमें सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, रीजनल डायरेक्टर की क्या लेनी पड़ेगी, अप्रूवल लेनी पड़ेगी, है ना। रीजनल डायरेक्टर की क्या लेनी पड़ेगी, अप्रूवल लेनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए हमें किसी को रिमूव करना है, तो रिमूव करने के लिए हम क्या सबसे पहले पास करेंगे, बोर्ड रेजोल्यूशन। स्टेप 1, बोर्ड रेजोल्यूशन के बाद हम एडीटी 1 फाइल करेंगे। ठीक है, एडीटी 1 फाइल किसको करेंगे, एडीटी 2 फाइल किसको करेंगे, आरडी को, है ना, एडीटी 2 ये रहा, है ना, एडीटी 2 फाइल करेंगे रीजनल डायरेक्टर्स को। रीजनल डायरेक्टर की अप्रूवल आएगी, रीजनल डायरेक्टर की अप्रूवल आएगी, मान लीजिए 30 डेज के अंदर हमने ये कर दिया। उसके बाद अब 60 डेज के अंदर अंदर फ्रॉम द अप्रूवल हमें क्या करना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा ये वाला, और उस डायरेक्टर, उस ऑडिटर को क्या कर सकते हैं, रिमूव किया जा सकता है। ऑलराइट, तो एक क्वेश्चन आपके सबके सामने है। तो अब बात आती है, स्पेशल रेजोल्यूशन टू रिमूव द ऑडिटर बाय द जनरल मीटिंग शैल बी पास्ड विद इन डैश डेज टू फॉर्म फ्रॉम द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या रीजनल डायरेक्टर। द आंसर इज 60 डेज, है ना, 60 डेज के अंदर अंदर ये काम होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट सेज अबाउट द रेजिग्नेशन बाय द ऑडिटर। रेजिग्नेशन बाय द ऑडिटर, अगर कोई ऑडिटर रिजाइन कर देता है तब उस केस के अंदर किस तरीके से हमें डील करना है वो देखो। तो अगर कोई ऑडिटर रिजाइन कर रहा है एज पर रूल नंबर 8 एंड सबसेक्शन 2 and 3, इफ द ऑडिटर रिजाइन फ्रॉम द कंपनी तो ही फाइल द स्टेटमेंट इन एडीटी 3। तो अगर रेजिग्नेशन की बात करें, सॉरी, अगर रेजिग्नेशन की बात करते हैं तो एडीटी 3 फाइल हमें करना पड़ेगा एमसीए के पोर्टल पे। ऑलराइट, ऑफ द कंपनी रजिस्ट्रार विद इन द 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द रेजिग्नेशन। ठीक है, अब विद द कंपनी उसको कब फाइल करना पड़ेगा, द कंपनी एंड द रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सच रेजिग्नेशन। जैसे उसने रेजिग्नेशन दिया उसके 30 दिन के अंदर अंदर उसे क्या करना पड़ता है, फाइल करना पड़ता है। द ऑडिटर शैल इंडिकेट द रीजन, ऑडिटर को रीजन भी बताना पड़ेगा। फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट मैंने आपको बता दिया, अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो भी एडीटी 3 रहेगा, अदर कंपनी है तो भी एडीटी 3। 30 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम द रेजिग्नेशन, 30 डेज फ्रॉम द रेजिग्नेशन। और स्टेटमेंट किस किस को देनी पड़ेगी, गवर्नमेंट के केस में कंपनी को बताना पड़ेगा, रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा और सीएजी को बताना पड़ेगा। लेकिन अदर केस के अंदर क्या है, कंपनी और रजिस्ट्रार को सिर्फ 2 जनों को बताना पड़ेगा, वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट को बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, अगर किसी भी केस के अंदर आप नहीं बताते हैं, किसी भी केस में ऐसा होता है कि नहीं बता पा रहे हैं, तो ऑडिटर है तो उस केस के ऊपर उसको 50,000 और अमाउंट इक्विवेलेंट टू द रेम्युनरेशन ऑफ द ऑडिटर विच एवर इज लेस। एंड साथ ही साथ अगर कंटिन्यूसली आप फेलियर हो रहे हैं, जैसे एक बार अगर मिस्टेक हुई नहीं बताई और कंटिन्यूसली फेल हो रहे हैं, तो फर्दर पेनल्टी 500 ईच डे आफ्टर द फर्स्ट ड्यूरिंग द फेलियर कंटिन्यू सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 2 लाख रुपीस तक की क्या लगेगी, पेनल्टी लग सकती है। सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम ऑल्सो। ठीक है, कुछ ऐसी पेनल्टीज होती है जो इंपॉर्टेंट भी होती है, दैट यू हैव टू लर्न। तो आपने इसको लर्न कर लिया, इट्स गुड फॉर यू ऑल। ओके, तो 50,000 की फर्स्ट टाइम पेनल्टी लग जाएगी, और अगर कंटिन्यू रहता है फेलियर्स तो उस केस में 500 रुपए प्रतिदिन की पेनल्टी लग सकती है, एंड मैक्सिमम 2 लाख रुपीस की क्या लगेगी, पेनल्टी
लगेगी। ओके, ऑडिटर एक्ट इन द फ्रॉडलेंट मैनर। अब बात समस्या कुछ और भी है कि ऑडिटर जो है ना वो फ्रॉड कर रहा है। ठीक है, ऑडिटर क्या कर रहा है, मान लीजिए कहीं पे उसको प्रॉफिट कम है या प्रॉफिट उसका ज्यादा आ रहा है, उसको कम करके बता रहा है, कुछ भी ऐसा कोई फ्रॉड कर रहा है। ठीक है, अगर ऑडिटर क्या कर रहा है, फ्रॉडलेंट मैनर के अंदर डील कर रहा है या कोई चीज को छुपा रहा है या कुछ भी ऐसा कर रहा है, सामने वाले को उकसा रहा है या कोई भी ऐसा एबेटमेंट मतलब उकसाना, कि ऑडिटर ऐसा एक्ट कर रहा है कि सामने वाले को उकसा रहा है कोई फ्रॉड करने के लिए, तब उस केस के अंदर क्या होता है, ट्रिब्यूनल उस कंपनी को ऑर्डर कर सकती है कि आप अपने ऑडिटर को चेंज करिए। ट्रिब्यूनल कंपनी को ऑर्डर कर सकती है कि आप अपने ऑडिटर को चेंज करिए। ठीक है, अच्छा इसके अंदर क्या है, द ट्रिब्यूनल कैसे कैसे ऑर्डर कर सकते हैं, सबसे पहले या तो खुद अपनी मर्जी से ऑर्डर कर दे, या फिर एन एप्लीकेशन ऑफ एनसीएलटी 9 मेड बाय इट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एनसीएलटी को बोला है कि भाई हम ऑर्डर चेंज करना चाहते हैं, वो फ्रॉड कर रही है, आप जाके कोई स्टेटमेंट दे दो। अगर एन एप्लीकेशन मेड बाय एनी कंसर्न पर्सन, कोई भी पर्सन ने अगर एनसीएलटी 9 फॉर्म फाइल कर दिया, या फिर अगर कोई एप्लीकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई एंड द ट्रिब्यूनल सेटिस्फाई होता है कि ऑडिटर को चेंज रिक्वायरमेंट होना चाहिए, तो 15 डेज के अंदर अंदर फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मेक एन ऑर्डर दैट द ऑडिटर शैल नॉट फंक्शन एज अ ऑडिटर, द सेंट्रल गवर्नमेंट मे चेंज, मे अपॉइंट अनदर ऑडिटर। ठीक है, तब उस केस के अंदर 15 डेज ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन क्या होगा, 15 डेज के अंदर अंदर जो एनसीएलटी है वो ऑर्डर कर सकती है कि भैया आप अपना ऑर्डर क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट द अपॉइंटमेंट, ऑल अबाउट द रेजिग्नेशन, ऑल अबाउट द रिमूवल, या ऑल अबाउट द फ्रॉड। ये सब बातें अपनों देखी, ये सब बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप अपनी आईज क्लोज कर सकते हैं और 1 मिनट के अंदर सब कुछ रिवाइज कर सकते हैं। आई गिव यू 10 सेकेंड्स, ऑलराइट। एक बार क्विक रिवीजन के लिए कौन कौन से फॉर्म पढ़े पढ़ लिए, एडीटी 1, एडीटी 2, एडीटी 3 और एनसीएलटी 9, ऑलराइट, ये 4 फॉर्म उन्होंने पढ़ लिए। ओके, चलिए अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट थिंग की कि एक ऑडिटर इंडिविजुअल हो चाहे कोई भी हो जिसके खिलाफ फाइनल ऑर्डर पास करती है ट्रिब्यूनल में, तो उसके बाद वो अगले 5 साल तक क्या नहीं हो सकता कि एलिजिबल नहीं है कहीं पे भी ऑडिटर बनने के लिए। और दूसरा, कंपनी एक्ट के अंदर 447 अबाउट द फ्रॉड, 447 किसकी बात करता है, फ्रॉड की बात करता है, तो उसके ऊपर फ्रॉड वाला एक्शन लिया जाएगा। अब आपके लिए बहुत आसान सी बात है कि क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर, ही मस्ट बी द चार्टर्ड अकाउंटेंट एज पर द रजिस्टर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949, उसके अंदर वो मेंबर होना चाहिए, ही शुड क्लियर द एग्जाम ऑफ द सीए, ऑलराइट। चलिए डिस्क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करता हूं, तो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द ऑडिटर कब होगा, अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब दो ही चीज हो सकती है ना ऑडिटर, या तो इंडिविजुअल होगा या फिर वो कोई फर्म होगी। ठीक है, अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट है या एलएल, अदर देन एलएलपी, एलएलपी चलेगा, अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट है अदर देन एलएलपी, तो ये बॉडी कॉर्पोरेट कभी भी ऑडिटर्स नहीं बन सकते। या कोई कंपनी का ही ऑफिसर है, कंपनी का ही एम्प्लॉय है, तो ऑडिटर नहीं बन सकता। या पर्सन जो कि पार्टनर है या एम्प्लॉयमेंट है किसी ऑफिसर का, ऑफिसर का दोस्त है जिसको आप ऑडिटर बना रहे हो, तो वो भी अलाउड नहीं है। द पर्सन हु हिमसेल्फ द पार्टनर और होल्डिंग एनी सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन अ कंपनी, उस व्यक्ति का खुद का इंटरेस्ट है उस कंपनी के अंदर, बहुत अच्छी होल्डिंग रखता है उस कंपनी के अंदर, कोई भी शेयर्स होल्ड करता है, तो वो सब डिसअलाउड हो जाएगा। द पर्सन हु रिलेटिव टू 77, और जिसने 1 लाख रुपए की क्या कर रखी है, फेस वैल्यू की निवेश कर रखा है, ऐसा पर्सन जिसने उस कंपनी के अंदर एज ए सीए भी है और उसने उस कंपनी के अंदर 1 लाख रुपए का निवेश कर रखा है, तो वो भी नहीं बन सकता। या फिर उसने कंपनी को 5 लाख रुपए तक का लोन दे रखा है, ठीक है, इन एक्सेस ऑफ 5 लाख रुपीज, या फिर किसी प्रकार की गारंटी दे रखी है 1 लाख रुपीज तक की, कि थर्ड पर्सन को भाई आप इसको पैसे दे दीजिए। जैसे मान लीजिए कंपनी है, कंपनी को लोन लेना है, लोन इसके ए पर्सन के द्वारा लेना है, और इस सीए ने क्या दे दी, गारंटी दे दी कि ठीक है 1 लाख की quality है, I will pay you, ठीक है। तो अगर 1 लाख की in excess of 1 लाख, 1 लाख की से ज्यादा की बात कर रहा हूँ, तो 1 लाख से ज्यादा की अगर दिया है, तो उसके अंदर, तो उसके अलावा इसकी सब्सिडी भी अगर इसे बोलते हैं, इसकी सब्सिडी को भी लोन दिलाते टाइम गारंटी दे दी है,
तब भी उस केस के अंदर ये व्यक्ति क्या नहीं बन सकता, इस कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता। ठीक है, किस कोई भी पर्सन, फर्म हु वेदर डायरेक्टली इनडायरेक्टली बिजनेस रिलेशनशिप हो उसके साथ, या फिर वो उस कंपनी का डायरेक्टर हो या रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर हो या कोई भी फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट वहां पे काम कर रहा हो या पार्टनर हो किसी भी ऑडिटर का। ऐसा देखो, एक जनरली आपको बात बताता हूं कि मैक्सिमम एक व्यक्ति एक टाइम में 20 कंपनीज की ही ऑडिट कर सकता है। 20 कंपनीज की ऑडिट पे ही क्या कर सकता है, साइन कर सकता है एक टाइम पे। ठीक है, तो अगर उसके पास मोर देन 20 कंपनीज, मान लो आप 21st कंपनीज हो जो जिसने ऑडिट के लिए पूछा है, तो अब वो 21st कंपनी की ऑडिट नहीं कर सकता। ही इज नॉट अलाउड टू डू वन टाइम, एक टाइम में वो 20 कंपनी ही की क्या कर सकता है, ऑडिट कर सकता है मैक्सिमम। ठीक है, अगर उसने कोई भी ऐसा ऑफेंस किया जहां पे उसको 10 साल की सजा हो गई है, या फिर डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो सेक्शन 144 के अंदर आ रहा है, सर्विस रेंडर अंडर 144, सो नॉट सो इंपॉर्टेंट टू नो। बस इतने पॉइंट्स आपके लिए बहुत हैं कि आप इतने पॉइंट्स भी याद कर पाए तो आप अच्छे से एग्जाम को राइट कर पाएंगे। ऑलराइट, चलिए अगर मैं बात करता हूं हु विल फिक्स द रेम्युनरेशन, तो बहुत ही आसान है। सब्सिक्वेंट के लिए तो कौन फिक्स करता है, कंपनी इन द जनरल मीटिंग। फर्स्ट ऑडिटर के लिए फर्स्ट कौन करता है, बोर्ड फिक्स करता है। ठीक है, उसके अलावा इसके जो भी खर्चे होते हैं ऑडिट से रिलेटेड, पॉकेट एक्सपेंसेस हो गए, जैसे हम ट्रेनीज को भेजते हैं, आर्टिकल्स को भेजते हैं, आर्टिकल भेजने के बाद आर्टिकल जो है वहां पे रहता है, खाना वाना खाता है, वो सब चीजें उसके अंदर क्या कर ली जाती है, इंक्लूड कर ली जाती है, या कोई भी फैसिलिटी, बट इट डज नॉट इंक्लूड द रेम्युनरेशन टू हिम एनी अदर सर्विस। इसके अलावा अगर कोई भी सर्विसेज दे जा रही है कोई पॉकेट एक्सपेंसेस के अलावा, तो वो सर्विसेज अलाउड नहीं की जाएगी। ठीक है, ओके। पावर ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर की पावर क्या होती है, ऑब्वियसली द बात यही है कि वो अकाउंट्स और वाउचर्स को देख सकता है, साथ ही साथ ऑडिटर कंपनी का वो देख सकता है कि कंपनी ने किस तरीके से अपना हर एक एंट्री वहां पे करी है कि नहीं करी, केप्ट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। ठीक है, वेदर क्या उनके रजिस्टर्ड ऑफिस में सारे डॉक्यूमेंट रखे गए हैं कि नहीं रखे गए, क्या वो सब्सिडरी के भी रिकॉर्ड्स को क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। ठीक है, वो इंक्वायरी करेगा। अब कोई भी ऑडिट आती है तो ऑडिट आने के बाद हम कुछ चीजों की इंक्वायरी करते हैं। इंक्वायरी के अंदर हम ये चीज देखते हैं कि उस व्यक्ति ने लोन कहां से लिया। ठीक है, क्या वो लोन सिक्योर है, कुछ ऐसी बातें देखी जाती है, क्या वो लोन सिक्योर है, क्या उसके ऊपर कंपनी ने कोई इंटरेस्ट का डिफॉल्ट तो नहीं किया है। तो ये सब चीजें वहां पे देखी जाएगी लोन और इंटरेस्ट के लिए। अगर मैं बैंक एंट्री की बात करूं तो इफ दे आर प्रिजुडाइज द कंपनी इंटरेस्ट, क्या उन्होंने प्रॉपरली कंपनी का जो इंटरेस्ट उन्होंने बैंक बुक के अंदर एंट्री करी है या नहीं करी, क्या उन्होंने बुक्स के अंदर कोई भी इंटरेस्ट की पेमेंट करने में या इंटरेस्ट रिसीव करने में उसकी कैलकुलेशन में तो मिस्टेक नहीं करी, ये चीज को चेक करना पड़ेगा। क्या कंपनी ने कोई भी सेल ऑफ असेट किया है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि अगर उसने प्रॉपर्टी को सेल किया है या फिर अपने शेयर्स को सेल किया है लेस देन द वैल्यू, जो उसकी वैल्यू है उस वैल्यू से कम में सेल तो नहीं कर दिया, तो ये चीजें भी ध्यान में रखनी पड़ेगी। कंपनी ने कोई डिपॉजिट, रॉन्ग डिपॉजिट तो नहीं ले लिया है। पर्सनल खर्चे कंपनी किस तरीके से कर रही है, कहीं वो जो कंपनी की रेवेन्यू है उसमें से तो खर्च नहीं कर रही है, प्रॉपर ये चेक करना पड़ेगा। कैश रिसीट तो नहीं है कहीं पे, जो भी कैश रिसीट हुआ, यानी कि कंपनी अगर अलॉटमेंट कर रही है तो कंपनी अलॉटमेंट के बाद कोई कैश रिसीट अगर आ रहा है, दैट शुड ऑल्सो बी चेक बाय ऑडिटर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अगर कुछ भी ऐसा पाया गया तो रिपोर्ट्स टू मेंबर, जो कंपनी के मेंबर है उनको क्या की जाएगी, रिपोर्ट की जाएगी। अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एग्जामिनेशन फाइंडिंग जो भी उसने किया उसके हिसाब से रिपोर्ट। रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, जो भी, इफ ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन ऑब्टेन एंड इट्स इम्पैक्ट इफ नॉट, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आने के बाद उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये सब चीजें आपको ऑडिटर को किसको बतानी पड़ती है, मेंबर्स को बतानी पड़ती है। बुक्स ऑफ अकाउंट प्रॉपर्ली मेंटेन है कि नहीं है, ब्रांच ऑफिस में रिपोर्ट्स मेंटेन की है कि नहीं की, एग्रीमेंट्स बुक्स में लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए, स्टैंडर्ड कॉम्प्लाइंस पूरे फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, कोई भी एडवर्स ऑब्लिगेशन है या डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड है 164 में, या फिर इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल कैसा है कंपनी का, क्वालिफिकेशन अकाउंट्स में जो लोग हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या क्या मैटर कर रहा है, डिस्क्लोजर ऑफ द पेंडिंग, कोई भी पेंडिंग केस तो नहीं चल रहा मतलब उनका कोर्ट के अंदर, और उन्होंने कोई भी इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड के अंदर पैसा देने में डिले तो नहीं किया, सेक्शन 125 है ये। ठीक है, तो इन सब चीजों के बारे में क्या करना पड़ता है, सारी बातें उनको बतानी पड़ती है, राइट। फ्रॉड रिपोर्ट,
अब बात आती है कि भाई ये सारी बातें इट्स ओनली द थ्योरी बेस्ड दैट यू हैव टू नो कि कोई भी ऑडिटर अगर कंपनी में जाता है तो उसको क्या चीज चेक करनी पड़ेगी। यही सब है कि उसने अकाउंट्स में एंट्री सही करी है कि नहीं, कोई लोन ले रखा है या नहीं ले रखा, उसका इंटरेस्ट प्रॉपर्ली पेमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, किसी को फ्री में तो शेयर्स नहीं दे दिए हैं, ये सब चीजें, क्वालिफिकेशंस हो गया, कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल कैसा है, ये सब आप ऑडिट के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम बात कर रहे हैं कंपनी ऑडिट्स की, राइट। चलिए इसके बाद बात करेंगे फ्रॉड। अगर कंपनी के अंदर ऐसा फ्रॉड पकड़ा गया जो 1 करोड़ या उससे ज्यादा है, 1 करोड़ और मोर, 1 करोड़ या उससे ज्यादा है, इसके अंदर वो रिप्लाई करती है, ऑडिटर फॉरवर्ड द रिपोर्ट ऑफ द कमेंट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन 15 डेज। जो भी रिपोर्ट वो बनाता है ऑफ कमेंट्स की, वो 15 डेज के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को जाती है। इफ नो रिस्पॉन्स, ऑडिटर सेंड रिपोर्ट डायरेक्टली टू द एमसीए सेक्रेटरी। अगर मान लो किसी भी केस में 45 डेज में रिस्पॉन्स ये नहीं देते हैं, तो ये जो रिपोर्ट है वो एमसीए सेक्रेटरी को भी क्या की जाती है, फॉरवर्ड की जाती है। और रिपोर्ट जो जाएगी वो एडीटी 4 में जाएगी, सेंट बाय द रजिस्टर्ड पोस्ट एंड ईमेल कंफर्मेशन। ठीक है, तो यहां से ये सारा चीज होती है अगर 1 करोड़ से ज्यादा है तो। अगर लेस देन है तो ऑडिट को वही दो दिन में तो बताना ही है। रिपोर्ट के अंदर नेचर ऑफ फ्रॉड क्या, अप्रोक्सीमेट अमाउंट कितनी है, इन्वॉल्व पार्टी कौन कौन हो सकती है, ये सब चीजें उनको वो बताएगा। यानी कि ये 1 करोड़ से कम के अंदर इंटरनल मैटर के अंदर सोल्व हो सकता है। ठीक है, वो इंटरनल मैटर सोल्व अगर 1 करोड़ से ज्यादा चला गया तो आप सबसे पहले अप्रोच करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को। अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो उस केस के अंदर किसके पास चले जाएंगे, एडीटी 4, यानी कि आप एमसीए सेक्रेटरी को क्या करेंगे, डायरेक्ट वो चीज भेज देंगे। ठीक है, अगर किसी भी केस के अंदर ऑडिटर है, कोस्ट ऑडिटर है, कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस है, डू नॉट कंप्लाई द प्रोविजन ऑफ 143, जैसे 143 का प्रोविजन है, अगर ये कंप्लाई नहीं करते हैं 143 सबसेक्शन 12, यही वाला जो मैंने आपको बताया 1 CR वाला, नहीं करते हैं, तो अगर आप लिस्टेड कंपनी के सीए, सीएस, सीएमए हैं, तब उस केस के अंदर 5 लाख रुपए तक का फाइन है, और अदर के अंदर 1 लाख तक का आपके ऊपर से डायरेक्टली फाइन उस प्रोफेशनल के ऊपर लग जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। उसके बाद बात करते हैं सेक्शन 143। अगर बात करूं कोस्ट अकाउंटेंट की, तो ये कोस्ट अकाउंटेंट जो होते हैं वो सीएमएज होते हैं, कोस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, और कंपनी सेक्रेटरी यानी कि सीएस, ये जो करते हैं वो कोस्ट ऑडिट की बात करते हैं। और जो कंपनी सेक्रेटरीज होते हैं वो सेक्रेटरियल ऑडिट करते हैं, राइट, सेक्रेटरियल ऑडिट। ठीक है, तो कोस्ट अकाउंटेंट 148 में डिफाइन है, और कंपनीज 204 के अंदर सेक्रेटरियल ऑडिट के बारे में बताते हैं। ऑलराइट, चलिए अब 144 की अपने बात करते हैं, यानी ऑडिटर नॉट टू रेंडर द सर्टेन सर्विस। ऑडिटर ये सर्विस नहीं दे सकता। हम उसके बाद यार ऑब्वियस सी बात है, ऑडिटर यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि इंडिपेंडेंट है, जो जिसका किसी से कोई लेना देना नहीं है। क्या कुछ चीज समझ में आ रही है, जिसका सीरियसली कोई लेना देना तो नहीं है ना, उससे किसी भी चीज से कोई लेना देना नहीं है, उसका बेसिकली लेना देना किस चीज से, कि हाँ भाई मैं जो अकाउंट चेक कर रहा हूँ वो इंडिपेंडेंट होके, अनबायस्ड होके मैं उस अकाउंट्स को चेक कर रहा हूँ। अब उस व्यक्ति ने अनबायस्ड होके अकाउंट्स को चेक किया, क्लियर। अब वो व्यक्ति कंपनी के अकाउंट्स मेंटेन, बुक कीपिंग कर सकता है, नहीं कर सकता। इंटरनल ऑडिट नहीं कर सकता। एक्चुरियल सर्विसेज, इन्वेस्टरी एडवाइजर देना, भाई एडवाइस दे रहा है यहाँ पे ऑडिट में घाटा लगा, गलत है, तो वो एडवाइस दे रहा है कि भाई इसमें निवेश मत करना, तो ये सब गलत है। ठीक है, बैंकिंग सर्विसेज या मैनेजमेंट सर्विसेज या अदर काइंड ऑफ सर्विसेज देना इसको अलाउड नहीं होता है। ऑलराइट, इट्स टू सिंपल टू नो, इट्स ऑब्वियस कि वो नहीं दे सकता। ऑलराइट, नेक्स्ट बात करेंगे ऑडिटर टू साइन द ऑडिट रिपोर्ट। कौन से ऐसे ऑडिटर हैं जिनको साइन करना पड़ेगा, ऑडिट रिपोर्ट। देखो आपने ऑडिट की है तो ऑडिट रिपोर्ट पे साइन करना पड़ेगा, और साथ ही साथ ऑडिट रिपोर्ट एंड साइन सर्टिफाइड एनी अदर डॉक्यूमेंट्स। क्वालिफिकेशन ऑब्जर्वेशन, जो भी कमेंट रहेगा, एडवर्स इफेक्ट अगर कोई भी डालना है तो वो डाल देगा। ठीक है, दैट्स इट। नाउ बात करें कि ऑडिटर शेल अदरवाइज एग्जाम्ड अटेंड आइदर बाय हिमसेल्फ एंड ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। अगर अब जो बात कर रहे हैं कि जनरल मीटिंग की, अब क्या होता है कि हर एक ऑडिटर के पास ये अधिकार है कि वो जनरल मीटिंग को क्या कर सकता है, अटेंड कर सकता है। इसके अंदर उसको कोई रोक टोक नहीं है, वो वहां पे उसको क्या कर सकता है, राइट टू हियर। अच्छा, वो अपने प्रॉक्सी को भी भेज सकता है, या तो खुद या फिर कोई अन्य व्यक्ति वो मीटिंग में बैठ सकते हैं। ओके, वो जाके क्या कर सकते हैं, जर्नल मीटिंग में बैठ सकते हैं, जो भी एनुअल जनरल मीटिंग होगा। इसके लिए प्रॉपर इनको नोटिस जाना चाहिए, और नोटिस के बाद ये वहां जाके अपने पॉइंट्स भी रख सकते हैं कि आखिरकार इसके अंदर क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, वो सब चीजें। ठीक है, अगर किसी भी केस के अंदर ऐसा नहीं होता है, ठीक है, किसी भी केस में ऐसा नहीं हो पाता कि हाँ उनको नहीं बुला पाते या वो, तो
कंपनी के ऊपर 25,000 की पेनल्टी और मैक्सिमम 5 लाख तक की पेनल्टी, और हर एक ऑफिसर जो डिफॉल्ट में है वो 10,000 से 1 लाख तक की पेनल्टी के अंदर आएगा, अगर वो कंपनी क्या नहीं करती है, उनको इनवाइट नहीं करती है या फिर वो फॉलो नहीं कर पाती। और अगर ऑडिटर कॉन्ट्रावेन करता है किसी भी 139, 144 या 145 का, ठीक है, 145 जैसे कि साइन करने से मना कर रहा है, 144 यानी कि कोई ऐसी सर्विसेज दे रहा है जो कि नहीं देनी चाहिए थी, तब उस केस के अंदर उसको 25,000 का फाइन लगता है और मैक्सिमम 5 लाख और 4 टाइम ऑफ द रेमुनरेशन। इन दोनों में से जो लोअर होगा 5 लाख रुपए और 4 टाइम्स ऑफ रेमुनरेशन, जो भी उसका रेमुनरेशन विच एवर इज लोअर, वो क्या लग जाएगा इस भाई के ऊपर, पेनल्टी लग जाएगी। ऑलराइट, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति पेनल्टी नोइंग विलफुल कॉन्ट्रावेंशन, जानबूझ के वो गलती कर रहा है, अगर कोई इसकी इंटेंशन नहीं मेलाफाइड, एक होता है गलती से गलती हो गई तो उसके ऊपर ऊपर वाला केस, अगर कोई मेलाफाइडली विलफुली कॉन्ट्रावेन कर रहा है तब उस केस में 50,000 से 25 लाख और 8 टाइम तक की पेनल्टी जा सकती है और 1 साल तक का क्या लग सकता है, इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, और बीच में एंड लिखा हुआ है, ठीक है। सो कंक्लूसिवली हम काफी आगे तक पहुंच चुके हैं, 140 5, 6, 7 we have completed these every topic. Now we discuss about 178. तो मेंटेनेंस ऑफ द कॉस्ट रिकॉर्ड, कौन कौन मेंटेन करता है, कॉस्ट अकाउंटेंट क्या करता है, इसको मेंटेन करता है। नाउ नेक्स्ट वी थिंक अबाउट कि जो भी डोमेस्टिक और फॉरेन कंपनीज होती है, ये एंगेज होती है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स या सर्विसेज के अंदर एज पर टेबल ए टेबल बी ऑफ रूल 3। द ओवरऑल टर्नओवर ऑफ द प्रोडक्ट अगर 35 करोड़ से ज्यादा है, ये 35 करोड़ इंपॉर्टेंट है, कोई भी डोमेस्टिक कंपनी हो, फॉरेन कंपनी हो जो सर्विसेज देती है, गुड्स देती है, कुछ भी कर रही है, लेकिन अगर उसका टर्नओवर Okay, one last topic is there, monitoring and enforcing the compliance of the audit standard। जो audit standard है उन सब के compliances को follow किया जाता है, किस तरीके से monitor किया जाता है, इसके लिए एक नई organization बनाई गई है रूल 8 के अंदर, NFRA रूल 2018, ठीक है। NFRA एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, सब चीजों को ऑब्जर्व करती है कि किस तरीके से, ठीक है, नेशनल फाइनेंशियल रेगुलेटरी अथॉरिटी, ठीक है, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वही सब चेक करती है कि किस तरीके से कंपनी जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है, उन सबको मॉनिटर करने का इनका काम है। रिव्यू करना, पावर क्या है कि वो रिव्यू कर सकती है वर्किंग पेपर, ऑडिट प्लान, कम्युनिकेशन, इवेल्युएट कर सकती है किसको, ऑडिटर क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम या डॉक्यूमेंट्स को, या फिर टेस्टिंग कर सकती है किस तरीके से ऑडिट सुपरवाइजर एंड द क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर। इनकी रिक्वायरमेंट क्यों रही, देखो आईसीएआई और एनएफआरए दोनों ने मिलकर ही इस चीज का आगे कंट्रीब्यूशन किया है कि यही मिलकर क्या बनाते हैं, ऑडिट स्टैंडर्ड्स बनाते हैं, ठीक है, एएस बनाते हैं, इंड एएस बनाते हैं। तो इन्हीं का ये सब चीजें की गई है कि रिस्क रिपोर्ट किस तरीके से होगी, एडिशनल इंफॉर्मेशन एनएफआरए क्या कर सकता है, डिटेल मांग सकता है पर्सनली ऑडिटर से भी कि हाँ भाई मुझे इस कंपनी की डिटेल की रिक्वायरमेंट है। कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट कैन सेंड द कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड किससे है, सेंट्रल गवर्नमेंट से, राइट। और किसी प्रकार का कोई इन्वेस्टिगेशन हो तो भी उसका कर सकती है, इनिशिएट कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन भी। इनके जो एक्सपर्ट्स होते हैं, इनके पास एक्सपीरियंस एक्सपर्ट होते हैं। पब्लिश फाइंडिंग ऑन इट्स वेबसाइट, वो अपनी वेबसाइट के ऊपर भी जो भी उन्होंने फाइंड किया उसको पोस्ट कर सकते हैं पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। एंड लास्ट पॉइंट कि रूल नंबर 9 ये बोलता है कि एनएफआरए के पास पावर है कि वो क्वालिटी ऑफ ऑडिट सर्विसेज एंड सजेस्ट कर सकती है उसके अंदर भाई ये इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। अब बात आती है कि एनएफआरए डायरेक्टिव फ्रॉम इंप्रूवमेंट कैन डायरेक्ट इन ऑडिटर टू इंप्रूव द ऑडिट प्रोसेस क्वालिटी। यस, ऑडिटर मस्ट कंप्लाई एंड सबमिट द रिपोर्ट टू द करेक्टिव एक्शन टेकन। जो भी उसने करेक्टिव एक्शन लिया उसका जो उसको प्रॉपर रिपोर्ट एनएफआरए को देना पड़ेगा अगर एनएफआरए ने कोई चीज पूछ ली है तो, ठीक है। मॉनिटर करेगी प्रॉपर प्रोसेस एंड मे रेफर द केस टू द क्वालिटी रिव्यू बोर्ड, सीए इंस्टीट्यूट के अंदर क्वालिटी रिव्यू बोर्ड के अंदर रेफर कर सकती है कि भाई ये जो व्यक्ति है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है, इसके ऊपर आप क्वालिटी रिव्यू कीजिए। तो एक प्रकार का जैसे पीर रिव्यू होता है, ठीक है। पीर रिव्यू का मतलब क्या होता है कि इसके
जो भी सीए हैं, जो ऑडिटर हैं, उसने अपने जीवन के अंदर कितने केस किए हैं, पिछले 1 साल के अंदर क्या-क्या डिफ़ॉल्ट किए हैं, क्या-क्या काम किया है। तो जिसका क्वालिटी रिव्यू बोर्ड ने अच्छा रिव्यू दे दिया ना, उसके पास ऑटोमेटिक क्या होते हैं, बहुत अच्छी ऑडिट्स आती रहती है, ठीक है? ओके, नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि रूल नंबर 5 टू एनुअली फाइल करना होता है विद 30 ऑफ नवंबर एवरी ईयर। सो आपका चैप्टर 10 का रिवीजन कंप्लीट होता है, ठीक है? चैप्टर 10 रिवीजन भी कंप्लीट होता है एंड दिस इज द बेस्ट वर्जन जो अपने एक बेसिकली डिटेल में भी पढ़ आज डिटेल में ही पढ़ा है। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि वो बहुत अच्छे से इस चीज को क्लियर कर सके, उनका बहुत ही शॉर्ट में क्या हो जाए, रिवीजन हो जाए। और अब आपका एग्जाम मई के अंदर आने वाला है, देन आफ्टर जो बच्चे सितंबर वाले हैं उनके लिए भी एग्जाम है। सो डेफिनेटली ऑल द वेरी बेस्ट और अपने यहाँ पे रिवीजन लाते रहेंगे। अगला सेशन आपको किसका चाहिए, आई वांट कि आप उसको कमेंट भी करिए कि हमें इस सेशन का रिवीजन चाहिए। सो आई एम हियर फॉर यू एंड थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे।